नमस्कार, मैं हूं साक्षी जोशी। वेनेजुएला की बात करते हैं आज। दुनिया की सबसे वेल्दी ऑयल कंट्री। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से बर्बाद हो गया? जिस देश के लिए कहा जाता था कि ये तो डिनर करने भी अमेरिका जाते हैं, यानी पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दाने दाने को मोहताज हो गया वेनेजुएला। वेनेजुएला की सरकार से आखिर क्या गलतियां हुई? आखिर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका उठाकर क्यों ले आया? इस पूरे वेनेजुएला का क्राइसिस को बहुत ही आसान भाषा में आज हम समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर साक्षी जोशी को सब्सक्राइब करें। वेनेजुएला वो देश जिसके बारे में, यानी वो इतना अमीर देश था कि उसके बारे में 1980 के दशक तक ये कहा जाता था कि लैटिन अमेरिका की सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार यही है, लेकिन साल दर साल वेनेजुएला का तेल का उत्पादन कम होता चला गया, गिरता चला गया, और सब कुछ, एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। मतलब पूरा रेवेन्यू आप मान लीजिए देश का मैक्सिमम इसी के ऊपर निर्भर कर रहा था। वेनेजुएला की सरकारी योजनाएं हो, सामाजिक कार्य हो या फिर कोई विकास के काम हो, सब कुछ इस तेल के उत्पादन पर ही निर्भर कर रहा था। अब इसे आप यूं समझिए, कंप्लीटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, यानी कच्चे तेल की कीमत अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह देश अमीर दिखने लगता था, लेकिन उसकी कीमत जैसे ही गिरेगी तो इस देश में खस्ता हाल होना शुरू। आप देखिए कि कितना ज्यादा सिर्फ एक चीज पर यह देश डिपेंडेंट था। ये मैं आपको आज इसलिए बता रही हूं, सभी देशों को, दुनिया भर के देश सीख तो ले ही रहे होंगे, और सीखने की जरूरत बेसिकली है कि किस तरह से देश नहीं चलाना चाहिए और कैसे सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना है। हम अपनी लाइफ में भी सिर्फ एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये तो पूरा देश है। आप सोचिए, देश में रहने वाले लोगों की, सबके जीवन को आपने एक ही चीज पर निर्भर करके रखा, और जब एक ही चीज पर चीजें डिपेंडेंट होती है ना, उसमें करप्शन भी बहुत ज्यादा होता है। वो तो अलग पहलू है ही। अब इस पूरे मामले में हुआ यूं कि 2014, जी हां, ये टाइमलाइन को याद रखिएगा क्योंकि भारत के लोग इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। 2014 के बाद से कच्चे तेल की कीमतें गिरनी शुरू हो गई। अब भारत के लोग ये भी सोच रहे होंगे, भाई 2014 से अगर कच्चे तेल की कीमतें इतनी गिर रही हैं, अगर अभी तक आपको नहीं पता था, तो हमें इसका फायदा क्यों नहीं हो रहा है? हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? भाई ये तो देखिए, आपके और मोदी सरकार के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप उनसे सवाल करते नहीं, वो बढ़ाते जाते हैं, और इसीलिए आप लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वेनेजुएला के कच्चे तेल की कीमत क्योंकि कम होने लग गई, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत दुनिया भर में कम हो रही थी, तो उसकी वजह से उनकी आय पर असर होने लगा और हर चीज के लिए, पैसे खर्च करने के लिए दिक्कतें आने लगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर कैसे खर्च होगा? अब एक बात बताइए, एक वो कहावत है ना, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारे जाएं। हम अपने जीवन में भी अगर हमारी आय जितनी है उससे ज्यादा हम खर्च करना शुरू कर देंगे तो नतीजा क्या होगा? हालत हो जाएगी खराब। अब देश की आय जो कि इतनी वॉलेटाइल है, कभी ज्यादा कभी कम, जब वो आय कम होने लगेगी पर आपकी सरकार की नीतियों की वजह से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, इससे बड़ी गलती कोई भी सरकार क्या कर सकती है? और वेनेजुएला की सरकार ने यही गलती की, खर्चे बढ़ा दिए। तो यूं कहें कि वेनेजुएला को ये लोग मिलकर, मतलब जो सरकार है वो एकदम राजनीति परस्त तरीके से चला रही थी, और हुआ यही कि पैसा कम होता चला गया, खर्चे ज्यादा बढ़ गए, मोनोपोली और करप्शन बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से देश का हाल और भी ज्यादा बदहाल हो गया। ऊपर से वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक, जो उनका सेंट्रल बैंक था, उसने क्या किया? जरूरत से ज्यादा पैसा छाप दिया। जब इस तरह से जरूरत से ज्यादा पैसा छप जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होनी शुरू हो गई। नतीजा यह हुआ, जाहिर सी बात है, कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था गिरती चली गई। और फिर असल तबाही शुरू हुई। अब वेनेजुएला की हालत यह है कि उसकी जीडीपी 70 से 80% तक गिर चुकी है। बुनियादी सेवाएं खराब, कीमतें हजारों प्रतिशत बढ़ी। यानी अगर आम भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि वेनेजुएला की जो मुद्रा है, बोलीवर, वो एकदम माटी के मोल हो गई। मतलब आम लोग रोटी, दवा, बिजली, पानी, ये जो बेसिक नीड्स होती है ना, ये इन चीजों के लिए भी वो संघर्ष करने लगे। लाखों लोग नौकरी गंवाकर आसपास के देशों में पलायन करने लगे। उसके बाद 2019 साल आते आते कहानी में नया ट्विस्ट आया, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। अब इन आर्थिक प्रतिबंधों से हुआ ये कि वेनेजुएला की तेल कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अलग थलग पड़ गई
और इस वजह से दूसरे देश जो हैं वेनेजुएला की तेल कंपनियों से तेल खरीदने से डरने लगे, यानी वेनेजुएला से ही तेल खरीदने से डरने लगे। फिर डॉलर में लेन देन मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा गिरती चली गई। उसके बाद वेनेजुएला की जनता में नाराजगी देखने को मिली और वेनेजुएला की जो विपक्षी पार्टी है वो वेनेजुएला की सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। फिर साल 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो को ही अस्थायी राष्ट्रपति मान लिया और निकोलस मादुरो की वैधता पर सवाल उठाया। और अभी हाल का अपडेट देख लीजिए कि जनवरी 2026 में अमेरिका ने एक सैन्य अभियान चलाया, जिसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति, जिसको अमेरिका नहीं मान रहा था, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर अमेरिका ले आया और इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने नाम लिया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अब आपके मन में एक वाजिब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह से क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो उसका पहला कारण यह है कि अमेरिका का आरोप और दावा यह है कि मादुरो सरकार ड्रग तस्करी और अपराध के नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। दूसरा कारण यह है कि जिसको सबसे ज्यादा माना जा रहा है, दूसरा कारण यह है कि वेनेजुएला तेल और संसाधन का भंडार है और अमेरिका उसे अपनी रणनीतिक हित में देखता है। और तीसरा यह है कि अमेरिका को लगता था कि वेनेजुएला सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। अब इसमें कई विशेषज्ञों का यह कहना है कि इसमें मेजर एक ही वजह सबसे बड़ी ये हो सकती है कि तेल और ये जो संसाधन है इसकी वजह से एक वैश्विक तौर पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है अमेरिका की, जिस तरह से पहले भी कई मामलों में अन्य देशों के कई मामलों में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है। अब आइए इसमें देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा। लेकिन इसका असल जवाब यह है कि अभी स्थिति का कुछ अता पता नहीं है, अभी साफ नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि हम वेनेजुएला को स्थिर करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की कार्रवाई की आलोचना भी हो रही है। रूस और चीन भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हर छोटा बड़ा देश वेनेजुएला की बदली स्थिति पर नजर रख रहा है और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना रहे हैं। वेनेजुएला की कहानी सिर्फ आर्थिक नाकामी की नहीं है, अब इसको गौर से सुनिएगा। ये कहानी है तेल, सत्ता, लालच और ताकत के खेल की। एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन सरकार की गलत नीतियां, तानाशाही सोच और ऊपर से अमेरिका जैसे सुपर पावर की दखलंदाजी, इस सब ने मिलकर वेनेजुएला को भिखारी बना दिया। आज मादुरो हिरासत में है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह से उठाया गया, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इसमें यह है कि क्या आम जनता, वेनेजुएला की जो आम जनता है, उसकी बर्बादी का ठेका कोई लेगा, जिम्मेदारी कोई लेगा, उसका हिसाब कोई देगा? क्या तेल के भंडार पर बैठे देश कभी आजाद रह पाते हैं? अमेरिका कहता है हम लोकतंत्र बचाने आए हैं, लेकिन इतिहास कहता है जहां जहां तेल है वहां वहां लोकतंत्र बंदूक के साथ आता है। हमेशा देखा गया है, ये पैटर्न है, कि हिस्टोरिकल ट्रूथ फैक्ट है हमारे सामने। आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा। और अगर एक देश अपनी ताकत पर घमंड करे और दुनिया की राजनीति को ही ना समझे, तो उसका फिर हश्र ऐसा ही होता है जैसे वेनेजुएला के साथ हुआ। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। ये वीडियो सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं थी, बल्कि आने वाले सच की चेतावनी थी। सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। सोचिए, आने वाले समय में किसी और देश का भी नंबर हो सकता है। किसका हो सकता है, क्या लगता है? अगर आप समझते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, अगर आप इंटरनेशनल खबरों पर नजर रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी पूरे एंगल पे और भी बहुत सारे एंगल्स हैं, और क्या आपको समझ में आता है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।